हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो न्यू वैकेंसी वर्ष 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से क्लास 9th और क्लास 10th के, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारत और समकालीन विश्व 1 ये कक्षा 9 के लिए है और भारत और समकालीन विश्व 2 ये कक्षा 10 के लिए है। यानी कि बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसको हम लोग चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। और पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हुआ था उसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है यहीं से पूछे गए हैं। यह हमारा महामैराथन क्लास है बीपीएससी ट्री 3.0 2024 के लिए। फ्रेंड्स सभी लोग प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर भर्ती 3.0 के लिए आज हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से क्लास 9th और क्लास 10th का जो हिस्ट्री का बुक है ना उसको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का जो हिस्ट्री का एमसीक्यू है पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 10th वाला भी कवर करेंगे। महामैराथन सेशन है हमारा और लगातार कंटेंट आपको बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए ताकि वे लोग भी जुड़े और इनका फ़ायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह पहला चैप्टर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अध्याय 1। और देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, सारे लोगों को आंसर कमेंट करना है। वैसे क्या होगा कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप गलती करके सीखते हैं तो आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मार्को पोलो जो था ना, मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का यात्री था और कहीं कहीं पुर्तगाल भी दिया गया है, लेकिन ये इटली का यात्री था मार्को पोलो। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको पुर्तगाल भी दिया गया है। और ये जो मार्को पोलो था यह पांड्य वंश के दौरान भारत में आया था, पांड्य वंश के शासनकाल के दौरान। अच्छा, पांड्य वंश की राजधानी भी याद रख लीजिएगा, मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर पुर्तगाल दिया गया है लेकिन ये इटली के वेनिस का यात्री था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किन से सीखा। कंपास का ज्ञान यानी कि दिक् सूचक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिक् सूचक यंत्र जो था, कंपास जो था, इसका ज्ञान किन से सीखा, यूरोप वासियों ने। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा था। और अरबों ने जो है, अरबों ने कंपास का ज्ञान चीनियों से सीखा था, चाइनीज़ लोगों से सीखा था। और इसका प्रचार जो है अरबों ने यूरोप में किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और देखिए बीपीएससी ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इसी तरह से पूछे भी गए हैं। चलिए, भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1664 में, याद रखिएगा 1664 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए लुई 14वां, याद रखिएगा लुई 14वां, ठीक है ना, लुई 14वें के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। और देखिए भारत में फ्रांसीसियों की पहली जो फैक्ट्री थी, पहली जो कोठी थी, ये फ्रैंक कैरो, किसके, तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रैंक कैरो, फ्रैंक कैरो ने जो है 1668 में स्थापित किया था। कहाँ पर, तो सूरत में। ठीक है ना। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री फ्रैंक कैरो ने सूरत में 1668 में स्थापित किया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। आगमन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 1664। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। विश्व का चक्कर लगाने वाला
पहला यात्री जो था सर्वप्रथम, यह कौन था? तो फ्रेंड्स यह मैगलन था। याद रखिएगा कौन था? मैगलन था। अच्छा, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अच्छा, अमेरिगो वेस्पुसी था एक, अमेरिगो वेस्पुसी, यहां मैं लिखता हूं अमेरिगो वेस्पुसी, इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये अमेरिगो वेस्पुसी जो था यह इटली का यात्री और नाविक था और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था और अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड इंडियन जो थे ये कहाँ के निवासी हैं? रेड इंडियन जो हैं ये निवासी कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स रेड इंडियन जो है यह अमेरिका के मूल निवासी हैं। चले उसके बाद देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया? देखिए आ गया ना प्रश्न, अभी मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, अमेरिका का खोज किया था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए दूसरा अध्याय आ गया, अध्याय का नाम क्या है? तो दूसरा अध्याय है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है इसका कि सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई थी? अच्छा, ये सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था यह हुआ था किसके बीच? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह 1756 से 1763 तक, यहाँ मैं लिखता हूँ 1756 से 1763 तक 7 वर्षों तक चला था और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था और यह तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के साथ ही समाप्त भी हो गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, 7 वर्षों तक चला था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। और इसमें बेशक जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वामी बनना चाहता था, किंतु उसकी आर्थिक दशा जो है काफ़ी शोचनीय हो गई थी। युद्ध के कारण काफ़ी क्षति हुई थी इंग्लैंड को, लेकिन जो है इन युद्ध में अंग्रेज ने फ्रेंच उपनिवेशों पर अधिकार करके अमेरिका से फ्रांस की शक्ति का अंत कर दिया। बेशक इसमें प्रश्न जो होगा, काफ़ी क्षति हुई थी किसको? तो इंग्लैंड को काफ़ी क्षति हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, ये तो सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। अगर आपसे 100 वर्षीय युद्ध पूछे, 100 ईयर वार्स, ठीक है, 100 वर्षीय युद्ध, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य ही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए ये बोस्टन चाय पार्टी जो थी, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का जो नायक था, बोस्टन टी पार्टी का नायक सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है यह घटी थी कब? तो यह घटी थी, ध्यान रखेंगे, 1773 में, दिसंबर 1773 की यह घटना है। ऑप्शन एक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है यह लागू हुआ था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स देखिए 1787 में जो है अमेरिका में जो लिखित संविधान था यह आपका बना था और 1789 में जो है यह लागू हुआ था। अमेरिका, यहाँ पर ऑप्शन 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स ये कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन थे। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये 1787 में बना था और 1789 में यह लागू हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न है तीसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। चलिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित सारे प्रश्न को अब हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, लुई, यहाँ पर देखिए 16वां, किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लुई 16वां की, तो ये 1774 में जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कब? तो 1774 में यह फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। और देखिए 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए किस शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? बताइए, ये किस शासक ने कहा था?
तो फ्रेंड्स ये जो कहा था लुई 14वां था। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन में दिया गया है लुई 14वां था। चलिए अगला प्रश्न है कि गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी थी। गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको कि अंग्रेजी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यह अंग्रेज में जो है इंग्लैंड में घटित हुआ था। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जब घटित हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह घटना 1688 की है। और उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था, शासक कौन था, तो जेम्स द्वितीय जो था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के समय इंग्लैंड का शासक था। यह भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुलाबों का युद्ध भी हुआ है, वार ऑफ द रोजेज, ये भी इंग्लैंड में ही हुआ है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम जो है यह पारित कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह पारित हुआ था 1832 में। कब पारित हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 1832 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया है यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा पूछा भी जाता है कि हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे। यहाँ पर छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखाई दें। जी हाँ, आप दिख रहा होगा। चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, ये भी सही है। और रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, ये भी सही है। तो 1856 में हुई पेरिस की संधि की ये सभी प्रावधान हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम पूछा जा रहा है, तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम इनमें से आपका सभी हो जाएगा। जो सामंती प्रथा थी, सामंती व्यवस्था थी, उसका अंत हुआ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक किया गया और लोगों को यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता मिली। तो उपरिक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला अध्याय आ गया, अध्याय 4, विश्व युद्धों का इतिहास। ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है इस चैप्टर का कि रूस जापान युद्ध कब हुआ। रूस जापान युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था। और 1905 में ही एक संधि हुई थी, पार्ट्स माउथ की संधि। यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सी संधि, तो पार्ट्स माउथ की संधि। माउथ ये मौ है, माउथ की संधि। पार्ट्स माउथ की संधि के तहत इस युद्ध का अंत भी हुआ था। याद रखेंगे 1905 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिकूट सम्मेलन कब हुआ था, ट्रिपल अलायंस जिसको कहा जाता है। तो देखिए ये ट्रिपल अलायंस जो है 1882 में, 1882 में बिस्मार्क ने, किसने, बिस्मार्क ने इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच त्रिकूट संधि, ट्रिपल अलायंस किया था 1882 में। चलिए वर्साई की संधि में कुल कितने देशों ने निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, तो वर्साई की संधि के बारे में आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था वर्साई की संधि। और समय था 28 जून, ये जब हुआ था 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ किया गया था वर्साई की संधि। इसको आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वर्साई की संधि में ही दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था। और देखिए इस संधि की शर्त और जो नियम थे केवल 3 देश, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ही तय कर रहे थे। तो वहीं पूछा रहा है कि निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, तो 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और कौन, अमेरिका। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। ये प्रश्न बड़ा ही रिपीट होगा, जब हम लोग यहाँ पर भारत के इतिहास में जब आएंगे तो भी ये प्रश्न मिलेगा आपको। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह जो आई थी कब आई थी, 1929 में आई थी। देखिए पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है, तो ये पर्ल हार्बर अमेरिका में है, हवाई द्वीप पर, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, होनोलुलु के समीप है यह। चलिए 5वां अध्याय है नाजीवाद। अच्छा नाजीवाद और फांसीवाद आपको पता है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, मिलेगा आपको सारा प्रश्न। देखिएगा मुसोलिनी का संबंध किस देश से है, तो मुसोलिनी जो था, मुसोलिनी यह आपका फांसीवाद का, फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। और मुसोलिनी जो था ये इटली का था और हिटलर जर्मनी का था, ठीक है, जो कि नाजीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था,
ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रौना शहर में हिटलर का जन्म जो है हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि मीन कैंप पुस्तक किसकी रचना है। मीन कैंप जो है यह किसकी रचना है। मीन कैंप मेरा संघर्ष हिटलर की रचना है, आप सभी को पता होगा। ठीक है ना। चलिए हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था। हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हिटलर को चांसलर जो है मनोनीत किया गया था 1933 में। 1933 में किया गया था। और हिटलर ने आत्महत्या कब किया था। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कब किया था। 30 अप्रैल 1945 को, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। तो उस समय जर्मनी की मुद्रा, देखिए अभी यूरो है जर्मनी की मुद्रा, ध्यान रखिएगा अभी जो है यूरो है। और उस समय जो जर्मनी का मुद्रा पूछा गया है ये ड्यूस मार्क था, ड्यूस मार्क था। चलिए उसके बाद देखिएगा छठा अध्याय है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग सेशन को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, समय बहुत ही कम है आपके एग्जामिनेशन में, महज मान के चलिए 25 दिन का समय आपके पास और शेष है। तो बेहतरीन तैयारी आपको करना है, जो भी समय बचेगा, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है वहाँ पर फोकस करिए। देखिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम जो है पहली बार पारित किया गया था कब, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 1865 में यह पारित किया गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तमार विद्रोह कब हुआ था। तमार विद्रोह जो है ये हुआ था कब। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए तमार विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था कब। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए तमार विद्रोह हुआ था आपका 1789, यहाँ पर आंसर होगा इसका। ठीक है। कंद विद्रोह पूछा गया है कहाँ पर हुआ था। तो कंद विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर हुआ था। तो कंद विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पर। तो उलीहातू गांव में। तो उलीहातू गांव 15 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए सातवां अध्याय आ गया शांति प्रयास, शांति के प्रयास। अब देखिए प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कितने अंग हैं। तो इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है, और सचिवालय है। तो ये 6 अंग हैं इसके, याद रखिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी 1919 में। प्रश्न पूछा जाए कि वर्साई की संधि के तहत किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास 3 घंटे का मैंने कराया हुआ है फ्रेंड्स, देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर में देखिए दिख रहा होगा। तो देखिए 1919 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो एक राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया। कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया गया था कब। तो 1991 में कराया गया था। देखिए सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थाई सदस्य हैं। देखिए 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं, यानी कि टोटल 15 होते हैं। ठीक है ना। तो 5 जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं, अस्थाई। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, अस्थाई पूछेगा तो 10, अस्थाई पूछ रहा है 5 राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन से देश हैं। तो एक तो अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और ये चाइना हो गया। चलिए उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 8 कृषि और खेतिहर समाज। देखिए, कृषि की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी, ये प्रश्न बन रहा है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी। तो देखिए, कृषि की शुरुआत जो हुई थी ये आपका नवपाषाण युग में हुई थी। निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी हैं? रेशेदार फसल जो है इसमें से आपका कौन सा है? जूट है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्वर्णिम रेशा। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन का श्रेय। देखिए, कपास का उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? कपास उत्पाद का श्रेय जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसल की कब बुआई की जाती है? अच्छा, रबी फसल में आपको पता है गेहूं, चना, मटर, ठीक है ना, ये सरसों, ये सब आता है। और पूछा गया है कि इसकी बुआई कब की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी बुआई जो की जाती है ये अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। देखिए, धान किस जलवायु की फसल है? फसल जो है धान, तो धान जो है फ्रेंड्स यह उष्णाद्र जलवायु की फसल है। तो पूरा 9th क्लास का आपका हिस्ट्री जो है वो मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ से देखिए क्लास 10th का स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10th का, ठीक है ना, क्लास 10th का स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रश्न है, अध्याय 1 है, इसमें थोड़ा सा चैप्टर जो है प्रश्नों की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो इसको ठीक से कवर करना है हमको। देखिए, अध्याय 1 है, चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है? चलिए बताएंगे, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है यह किसको कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। और एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? अगर एशिया का मरीज पूछेगा तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, ठीक है ना, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप और यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इटली, ध्यान रखिएगा। देखिए, यंग इटली 1831 में स्थापित किया था किसने? तो किसने किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जोसेफ मैजिनी ने किया था। यंग यूरोप का भी और यंग इटली की स्थापना 1831 में इसी ने किया था। देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? तो देखिए फ्रेंड्स, मेजनी का संबंध जो था ये कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था यह कहाँ का शासक था? आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे थे कराने के लिए, देखिए मैंने ला दिया आपके लिए। विलियम प्रथम जो था यह शासक था प्रसा का, प्रसा का शासक था विलियम प्रथम, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई है, स्टार लगाइए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 5 स्टार दीजिए इसको, क्योंकि 5 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यह ग्रीस को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य का जन्म जो है यहीं पर हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा हंगरेनियन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैग्यार हंगरी की भाषा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यंग इटली का संस्थापक आ गया ना, यंग इटली, यंग यूरोप, जोसेफ मैजनी। तो मैजनी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है यह मेटरनिक का है। किसका है? मेटरनिक का है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि जॉलवेरान, यहाँ पर देखिए, जॉलवेरान की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो देखिए, जॉलवेरान की स्थापना जो है यह किया था किसने? तो ये प्रसा ने किया था। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। और जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स 1971, एक मिनट, 19 नहीं, 1871 में हुआ था, ठीक है ना। इससे आप ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था, बताएंगे? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये गैरिबाल्डी ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का गठन, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, बताइए?
बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स यह एक नाविक था। क्या था गैरिबाल्डी? यह एक नाविक था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। जर्मन राइन राज्य की निर्माण जो है यह किसने किया था? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये हुआ था कहाँ पर? चलिए देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन जो था ना, यह इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। तो यहाँ पर इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था? तो फ्रेंड्स यह यूनान का रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड, अच्छा, नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार किया जिसे कि नेपोलियन कोड कहा जाता है, और यह 1804 में नेपोलियन कोड लागू हुआ। और देखिए इसमें जो पूछा गया कुल कितने कोड थे, तो फ्रेंड्स इसमें कुल जो थे कोड कितने थे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें टोटल कोड जो थे ये आपके 5 थे। और नेपोलियन ने ही बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष से लागू हुआ? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि यह 1804 में लागू हुआ था। देखिए फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बताइए। तो ये आपका बुर्बो वंश था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्बिनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कार्बिनरी की स्थापना जो है यह किया गया था 1810 में। कार्बिनरी की स्थापना किया गया था कब? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, कार्बिनरी की स्थापना 1810 में किया गया था। ठीक है, चलिए 1810 में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय जो हुई थी यह किसकी हुई थी? तो फ्रेंड्स यह टर्की की हुई थी, तुर्की की हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है यह कब किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1848 में। 1848 में। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट जो है किस वर्ष घोषित किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था कब? तो याद रखिएगा, यह स्वयं को जो है फ्रांस का सम्राट घोषित किया था कब? तो 1804 में किया था। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो है पूछा गया किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैंने स्टार्टिंग में ही शायद आपको बताया था कि उस समय शासक लुई कौन था? 16वां था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस तिथि को फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है? तो चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 14 जुलाई 1789 घटना ये फ्रांस की राज्य क्रांति के समय की है। 1789 14 जुलाई का दिन था। उस दिन क्रांतिकारियों ने बास्तिल के, कहा जगह है एक बास्तिल, ठीक है ना, बास्तिल के जो कारागार था, कारागृह था, जेल था, उसके फाटक को तोड़ करके बंदियों को रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया। और तब से प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई राइट आंसर होगा। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया भी था, फ्रांस की राज्य क्रांति की यह देन है। चलिए फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले और तीथे का संबंध जो है क्या है? तो टैले क्या था और तीथे क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सोच समझ करके आंसर बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह टैले जो था भूमि कर था और तीथे जो था ना ये धार्मिक कर था।
तो टैले जो था ये भूमि कर और तीथे जो था ये धार्मिक कर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ सूचना दे रखा है और दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दे रखा है। चलिए देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रॉबर्ट ओवेन की रचना है। नहीं नहीं, ये गलत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की रचना है, आपने भी पढ़ा होगा। तो गलत जो है यहीं दिया गया है। बाकी देखिए, लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉस मॉन्टेस्क्यू की रचना है और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। तो आपका ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की नहीं, रॉबर्ट ओवेन की नहीं, रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही वाला जो है गलत है। देखिए, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर, ठीक है ना, त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या था? 27 सितंबर 1940 को, 27 सितंबर 1940 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? इंडोनेशिया जो था यह किसका उपनिवेश था? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, तो यह डचों का उपनिवेश था इंडोनेशिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? सबसे प्राचीन संसद जो है यह किस देश की है? तो यह ब्रिटेन की है, ठीक है ना। और संसदीय देन जो है ये ब्रिटेन की ही देन है। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह 10 मई 1871 को हुई थी। 10 मई 1871 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। फ्रांस और प्रसा के बीच में, कहीं कहीं फ्रांस और जर्मनी भी दिया रहेगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना। जर्मनी अगर रहेगा, प्रसा नहीं रहेगा, तो आप जर्मनी पर लगा सकते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और प्रसा याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871। देखिए, वियना समझौता कब संपन्न हुआ था? संपन्न पूछा गया है, कब हुआ था वियना समझौता? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। वियना समझौता संपन्न कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, वियना समझौता जो है यह संपन्न हुआ था कब? तो फ्रेंड्स 1815 में, 1815 में वियना समझौता संपन्न हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? धुरी शक्तियों के अंतर्गत कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? मित्र और धुरी राष्ट्र आपको याद होगा। तो धुरी अगर शक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो धुरी शक्तियों में सम्मिलित जो था ये जर्मनी, जापान और इटली था। ऑप्शन 4 उपरिक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? प्रमुख प्रावधान पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, उपरिक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहले पढ़ लीजिए तीनों ऑप्शन को। देखिए, पहला है सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। काला सागर को, ये प्रश्न ऑलरेडी हमने कर भी लिया है, ठीक है ना। तो पहले भी मिला था और ये क्लास 10th में भी मिल गया, 9th में भी था। देखिए, दूसरा अब चैप्टर आ गया समाजवाद और साम्यवाद। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस को तैयार किसने किया था? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस को तैयार किसने किया था? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका। तो इसको लेनिन ने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस को। रूस की क्रांति में हम आप पहुंचे हैं, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और लेनिन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस में जार का क्या अर्थ होता था, बताइए। तो देखिए, रूस के शासक को जार कहा जाता था, ठीक है। और रूस में जारशाही व्यवस्था थी जो कि मार्च 1917 में समाप्त हो गई, ठीक है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। और रूस का अंतिम जार जो था, अंतिम जार शासक था, यह जार निकोलस द्वितीय था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रूस का अंतिम जार शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, याद रहेगा आपको। और जार निकोलस द्वितीय ही नहीं कहा था कि एक जार, एक चर्च और एक रूस, इसी का नारा जो है था यह, एक चर्च, एक जार और एक रूस, ठीक है ना। चलिए, तो यह आपका हो जाएगा रूस का सम्राट। देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, लेनिन के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था कि लेनिन जो थे ये बोल्शेविक क्रांति के नेता थे। कौन? लेनिन, ठीक है ना। और लेनिन की मृत्यु पूछा जा रहा है कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, लेनिन की मृत्यु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु हुआ था 1924 में, लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है।
लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और 1921 में जो है लेनिन ने नई आर्थिक नीति को लागू किया था। आधुनिक रूस का निर्माता पूछा जाता है, किसको माना जाता है? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। आगे प्रश्न मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? तो अभी मैंने बताया था 1921 में किया था। रास्पुतिन कौन था? तो रास्पुतिन जो था यह कौन था? तो फ्रेंड्स, यह एक भ्रष्ट पादरी था। चलिए, उसके बाद देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ है, राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो इसका विघटन जो हुआ था सोवियत संघ का, ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था 1991 में, 1991 में हुआ था। चलिए, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को कहा जाता है क्या? तो ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था कहाँ का हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जो था ये जर्मनी का निवासी था, याद रखिएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रचना किसकी है वार एंड पीस? तो ये लियो टोल्स्टॉय की है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता तो लेनिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था यह 1861 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कि चेका क्या था? अब यहाँ पर ये चेका है, ऊपर से ये थोड़ा सा कट गया है। चेका, चेका क्या है? ये प्रश्न है कि चेका क्या था। तो चेका एक संगठन था, ठीक है ना, जिसका गठन लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था, ठीक है ना, लेनिन ने किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो यह एक पुलिस दास्ता था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पुलिस दास्ता संगठन था, लेनिन के द्वारा बनाया गया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया है? दास कैपिटल जो है यह रचना किसकी है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखिएगा, ये कार्ल मार्क्स की है। चलिए, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी और आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता जो है यह रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्वप्नदर्शी समाज का ओवन, और अभी मैंने बताया था आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने ही किया था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है यह लेनिन ने किया था। लेनिन जो है यह बोल्शेविक दल के नेता थे। बोल्शेविक, लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये आपका प्लेखानोव राइट आंसर हो जाएगा। प्लेखानोव करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल सेना का गठन तो मैंने अभी बताया था किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया है? लाल सेना का गठन मैंने अभी चेका का बताया था आपको, ठीक है ना। और लाल सेना का गठन जो है किसने किया है? तो लाल सेना का गठन किया है ट्राटस्की ने। किसने? ट्राटस्की ने किया है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। रूसी साम्यवाद का जनक जो है यह प्लेखानोव को माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव थे, अभी मैंने बताया भी था आपको। और इनको जो है आपको रूसी समाजवाद का जनक भी माना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया हमारा लाल सेना का गठन। देखिए, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन जो है यह शुरू कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, रसिया में। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल जो कहा जाता है ये दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित हुआ था कब? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यह स्थापित हुआ था 1864 में। 1864 में स्थापित हुआ था, 1864 राइट आंसर होगा। देखिए, 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? 7 नवंबर 1917 को, तो यह लेनिन था। लेनिन राइट आंसर होगा। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आ गया प्रश्न, मैंने बताया था कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। चलिए, रूस की नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई थी? तो ये ऑलरेडी मैंने बता भी दिया था आपको, कब? 1921 में, ठीक है ना। लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। आर्थिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का, आर्थिक नहीं आधुनिक रूस का, स्टालिन को मैंने बताया था ना कि आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है, ठीक है ना, स्टालिन होगा।
चले एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था 1898 में, 1898 में। चले निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? रूसी क्रांति के परिणामों से जो है जारशाही की समाप्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति और अनेक राजवंश का अंत। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पेरिस शांति समझौते यानी कि शांति सम्मेलन जो हुआ था उसके दौरान निम्न में से पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई थी? कौन सी संधि की गई थी? तो फ्रेंड्स इनके साथ किया गया था आपका सेवर्स की संधि, सेंट जर्मन की संधि और वर्साई की संधि। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया था? ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित किया गया था तो यह सेवर्स की संधि थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। देखिए चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मैंने थोड़ी देर पहले ट्रास्टस की बताया भी था आपको, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, चेका का गठन जो है लेनिन ने किया था ना। हाँ, चेका का गठन लेनिन ने किया था, चेका का गठन लेनिन ने किया था। और लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था, लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया है, ठीक है ना। चलिए एक राष्ट्र एक नेता का नारा निम्न में से किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है यह दिया था किसने? तो फ्रेंड्स यह हिटलर ने दिया था, हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स यह हिटलर की आत्मकथा है, आपको भी याद होगा, हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि इनेबलिंग एक्ट के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई, यह अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन विशेषाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। 3 मार्च 1933 को लागू किया गया था, पारित किया गया था। देखिए अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? अतिजीविता का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अतिजीविता का सिद्धांत दिया गया है। वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? वाइमर साम्राज्य गणराज्य, वाइमर संविधान यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? जर्मनी होगा। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? नाजी दल का उत्थान जर्मनी में हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो हिटलर के नेतृत्व में। चलिए हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन की। चलिए हिटलर लीग ऑफ नेशन से कब अलग हुआ था? हिटलर जो है लीग ऑफ नेशन से अलग कब हो गया था? तो फ्रेंड्स यह हो गया था आपका 1930 में, ठीक है, 1930 में यह लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया था? हिटलर के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं गुप्तचर राज्य पुलिस यानी कि गोस्ताओ, उसके बाद एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा, सभी का गठन किया गया था हिटलर के द्वारा। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेज़नी को माना जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था? बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पंचशील नहीं था, पंचशील राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किसने वर्ष 1819 में कार्लसवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया था? तो यह लगा दिया था किसने? तो मेटरनिख ने लगाया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर जो है यह कब बना था? तो यह बिस्मार्क जो है प्रसा का चांसलर बना था 23 सितंबर 1862 को। चलिए अब आ गया अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको भी पता है फ्रेंड्स, अंकोर वाट का मंदिर जो है यह अवस्थित है कहाँ पर? तो कंबोडिया में। कंबोडिया भगवान विष्णु को समर्पित है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता जो हुआ था यह आपका कब हुआ था? तो देखिए जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हिंद चीन किसके अधीन थे? हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित थे? ये भी प्रश्न देखिए नीचे है। तो हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जो है सम्मिलित थे, चाइना सम्मिलित नहीं था। अच्छा हिंद चीन किसके अधीन थे? हिंद चीन फ्रांस के अधीन थे।
चलिए उसके बाद देखिए कंबोडिया का पुराना नाम क्या था। कंबोडिया का पुराना नाम जो था ये कंपूचिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे ये कहे जाते थे फोलोन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना जो था यह उपनिवेश था फ्रांस का। हो ची मिन्ह जो थे इनका शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो था फ्रेंड्स ये आपका पथ प्रदर्शक था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। लाल खमेर सेना का गठन जो है किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसका गठन किया था किसने, तो सिहानुफ ने किया था। सिंहानुफ ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे ये कहाँ के शासक थे, तो फ्रेंड्स ये कंबोडिया के, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम इसको लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है फान बोई चाउ ने। किसने लिखा है, फान बोई चाउ ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि माई ली वाग, यहाँ पर देखिए माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स यह जो घटना हुई थी माइली गांव की घटना यह हुई थी कहाँ पर, तो फ्रेंड्स यह हुई थी आपका दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम का एकीकरण पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था यह आपका हुआ था कब, तो 1975 में। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि बाओदाई कहाँ के शासक थे। बाओदाई कहाँ के शासक थे। बाओदाई कहाँ के शासक थे, तो बाओदाई जो थे ये दक्षिणी वियतनाम के शासक थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हुआ हुआ आंदोलन जो हुआ था, हुआ हुआ आंदोलन इसके नेता कौन थे। हुआ हुआ आंदोलन के नेता जो थे ये कौन थे, तो ये हुइन फू सो थे। विन फू सो थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लियांग किचाओ कौन था। लियांग किचाओ कौन था, एक बार आप पढ़ लीजिए, इतना भी आपको दिमाग लगा के इतना नहीं सोचना है। चीनी सुधारक। देखिए वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था, तो ये हो ची मिन्ह थे। जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था, तो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा वियतनाम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर वियतनाम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1945 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना, अनामी दल की स्थापना किया था कौन, तो ओनग्वेन आई ने, ठीक है ना। ओनग्वेन आई ने किया था। चलिए इंडो चाइना निम्नलिखित में से किस देशों से मिलकर के बना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडो चाइना में आपको अभी मैंने बताया था हिंद यूनान में, ठीक है ना। तो ये आपका इंडो चाइना, इंडो चाइना में, यूनान नहीं इंडो चाइना। चलिए तो इसमें फ्रेंड्स आता था आपका वियतनाम लाओस और कंबोडिया, मैंने बताया था हिंद यूनान में, हिंद चाइना में, ठीक है ना। देखिए हुआ हुआ ये बार बार आ गया। आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1939 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हो नामक पार्टी का गठन जो है किसने किया था, तो इस पार्टी का गठन किया था किसने, तो फ्रेंड्स ये फान बोई चाउ ने किया था। चलिए 1868 में स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था आपका फ्रांसीसी कब्जे के और ईसाई धर्म के प्रचार दोनों के खिलाफ में। चलिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक, तो ये ऑलरेडी हमने कर भी लिया है, फान बोई चाउ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा की गई थी कब, बताएंगे, तो 1930 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की क्रांति कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। चलिए अगला चैप्टर आ गया भारत में राष्ट्रवाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ट्री 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री, यही से प्रश्न बनता है। देखिए भारत में राष्ट्रवाद, गद्र पार्टी की स्थापना पूछ लिया गया है कब हुआ था, तो गद्र पार्टी की स्थापना के बारे में आप सभी को पता होगा कि गद्र पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस तिथि को। मैं बार बार बोलता हूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। ठीक है, उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। अमृतसर में है जालियांवाला बाग। चलिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था कब, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, बताएंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। और तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सितंबर 1920 कलकत्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आपको पता है ना कि तुर्की का जो खलीफा था उसी के समर्थन में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तुर्की दिया गया 1920 में। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था 1930 में। आपको याद है दांडी मार्च जो यात्रा थी 1930 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 की घटना है। दांडी मार्च स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई महात्मा गांधी जी ने। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना तो हेडगेवार ने किया है, ये चीज़ आपको याद होगा, 1925 में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए, तो ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको दिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, रंपा विद्रोह आपको मिल जाएगा 1879, लेकिन 1916 भी आप ध्यान रखिएगा, बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। किस वायसराय के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था और 1882 में इसको लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, समाप्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो 1885 में यो ह्यूम इसके संस्थापक थे और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है ना, पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम कब बना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। और एक है मार्लिमेंटो सुधार, तो मार्लिमेंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू वाला आपका 1919। तो ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1919 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो गांधी जी को जो है कारावास की सजा सुनाई गई थी कब जो है। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताएंगे सभी लोग। तो ये 1922 में, ठीक है ना। चलिए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, कब दिया गया था। साइमन कमीशन जो है इसका नारा साइमन गो बैक, ठीक है ना। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत आया तो ये नारे लगाए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सबसे पहले तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि चटगांव शस्त्रागार या चटगांव षड्यंत्र किससे कौन जुड़े हुए थे। तो सूर्य सेन का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी याद रखेंगे। मोपला विद्रोह किन राज्य में हुआ था। तो केरल मालाबार तट पर हुआ था 1921। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन जो है कब हुआ था, बताइए। तो देखिए NM जोशी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। और कब किया था, तो 1870 में किया था। देखिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना बताइए इनमें से किसने किया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स,
तो ये किया आपका सर सैयद अहमद खान ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय न लेकर के जल्दी जल्दी आपको कवर करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत दिया गया है? गलत कथन इसमें से कौन सा दिया गया, सभी को पढ़िए, ठीक है ना। तो पहला है, पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई थी, गलत पूछा गया। और सहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। 1920-21 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया था। बताइएगा कौन सा इसमें से जो है पूछा गया है आपका गलत जो है असत्य कथन है। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये आपका 1920 में हुआ था। और 1927 में जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह पारित किया गया था वर्धा में। देखिए मद्रास में नेटेसा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया नाम से किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया? तो ये किया था तमिल में। उसके बाद देखिएगा सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थक निम्नलिखित में से किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने और जीडी बिरला ने। तो दोनों ने किया था, एक और दो दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना तो अभी मैंने बताया था 1927 में किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? तो सक्रिय भागीदारी जो है इनमें से सभी लोगों ने निभाया था, रमा देवी, राम मनोहर लोहिया, कनकलता बरुआ, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को निम्न में से कहाँ ले जाया जाता था? तो इनको कैरिबियाई जो द्वीप है वहाँ पर ले जाए जाते थे, यानी कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह में, मॉरिशस में, फिजी में, सभी जगह ले जाए थे, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आ गया अर्थव्यवस्था और आजीविका। देखिए प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी जो है इसका आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था यह आपका 1769 हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन आपको भी याद होगा कब हुआ था, बताइए। तो बंगाल विभाजन के समय में। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए औद्योगिक नीति द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कब दिया गया? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन जो है कब दिया गया था? यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आपको डी में दिया गया है। देखिए ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी ये नीति क्या थी? तो भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से माल ले जाते थे, कच्चे बनाते थे और हमें ही बेचते थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में स्थापित हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1915 में, ठीक है ना। चलिए इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1918 में, ठीक है ना। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था यह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था, ठीक है ना। चलिए भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये 1914 में हुआ था। वाष्प इंजन की खोज किसने किया है? जेम्स वाट ने किया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1907 में हुई थी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किन शहरों में डाली गई थी? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव जो थी यह भारत के किन शहरों में डाली गई थी? तो बम्बई होगा। 1955 में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश की मदद से किया गया था? बताइए। भिलाई इस्पात कारखाना, अच्छा भिलाई इस्पात कारखाना है कहाँ पर? जरा राज्य का नाम आप कमेंट करिए तो पहले।
फ्रेंड्स यह आपका सोवियत संघ की तो रूस की सहायता से हुआ था। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, कब हुई थी, प्रश्न आ गया ना, मैंने बताया कि रिपीट होगा। 1929 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछा गया है कि कब हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो फ्रेंड्स जो है आपका 1894 में। देखिए लंदन श्रमिक संघ ने कब चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया था। चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1800 देख लीजिए 38। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1926 में। चलिए औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। तो फ्रेंड्स ये प्रोत्साहन दिया गया था 1 अप्रैल 1948 को। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने किया था 1962 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है ना। देखिएगा कोरावा, कराचा और येरुकुला जैसे घोबंतु समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, चलिए बताइएगा। तो इनका संबंध जो था फ्रेंड्स ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी से था। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है किसको, राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका WB वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जाना जाता है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। 1944 में जो हुआ था आपका न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसी में इनकी नींव पड़ी थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेंडर पेस्ट नामक बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। रेंडर पेस्ट बीमारी तो ये मवेशियों से संबंधित है। विश्व बैंक और IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया था। तो मैंने अभी बताया 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स के दौरान इनकी स्थापना हुई थी और औपचारिक रूप से इन्होंने कार्य करना जो है शुरू किया था कब, तो 1947 से। देखिए उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया है, इनमें से सम्मिलित कौन से हैं। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं सम्मिलित तो ये तीनों हैं, व्यापार, श्रम और पूंजी, उपरिक्त सभी। देखिएगा कार्न लॉ के द्वारा सरकार ने निम्न में से किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। कार्न लॉ के द्वारा बताइए, जो कॉर्न लॉ है, कॉर्न लॉ के द्वारा, ये कॉर्न बोलते हैं ना, कॉर्न, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पर आपका मक्का हो जाएगा। देखिए तमिल अप्रवासी निम्न में से किस स्थान पर जाकर के कार्य करते थे। तो ये जाकर के कार्य करते थे कहाँ पर, तो आपका सिलोन और मालवा दोनों, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल जो है कब स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स यह स्थापित हुआ था 1853 में। देखिए 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज जो था यह आपका 30% था। देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी, तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मछलीपट्टनम निम्न में से किस तट पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो अवस्थित है मछलीपट्टनम, यह किस तट पर अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा यह मालाबार तट पर अवस्थित है, ठीक है ना। मालाबार तट पर मछलीपट्टनम अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तुएं लेकर के जाते थे। तो यह आर्मेनियन थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है। पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आप देखेंगे हुगली जो है यह पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी देखिए सूरत, कोलकाता, 1 मिनट रुकिए, हाँ देखिए सूरत जो है यहाँ पर सूरत आंसर होना चाहिए, क्योंकि सूरत जो है ये पश्चिमी तट पर है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। पूर्वी तट पर हुगली, कोलकाता और विशाखापट्टनम ये पूर्वी तट पर है, सूरत ही इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ स्थापित हुआ था। एल्गिन मिल जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था, बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। कोलकाता ने वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल निम्न में से किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स यह स्थापित किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। उसके बाद देखिए 1784 में निम्नलिखित में से कहाँ पहली कताई और बुनाई मिल की स्थापना हुई थी? तो ये मद्रास में हुई थी। निम्न में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? तो फ्रेंड्स यह जुड़ा हुआ था आपका सूरत का। चलिए छठा अध्याय है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखिए सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका प्रभाव क्षेत्र। एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है? तो ये आपका 50% हो जाएगा। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ये प्रभावित किया था शहरीकरण को। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो होता है ये महानगरों में होता है। देखिए 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके कहाँ तक पहुंची? देख सकते हैं आप, सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह पहुंच गई थी 40 लाख। चले लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया था? लंदन में अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी एवं वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो ये कौन सा था फ्रेंड्स? तो यह था आपका मध्यम वर्ग, ठीक है ना। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग जो थे ना यह शोषण करते थे मध्यम वर्ग का। विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ था? भूमिगत रेल का उद्घाटन जो है ये हुआ था कब? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कब हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 10 फरवरी 1862 में लंदन में हुआ था। जगह भी याद रखिएगा। गोलघर का निर्माण जो है कब किया गया था? गोलघर का निर्माण जो है 1784 में शुरू हुआ और 1786 में जाकर के यह कंप्लीट हो गया था। और जो इंग्लैंड का इंजीनियर था, ठीक है ना, ब्रिटिश इंजीनियर जॉन ग्रास्टिन, इसी ने इसका ढांचा तैयार किया था। पटना में है गोलघर। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, बंगाल से पृथक हुए थे 1912 में। और बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग हुए थे, ठीक है ना। और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। मौर्यकालीन राजा प्रसाद यानी कि राजमहल की बात हो रही है। राजप्रसाद के अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? तो फ्रेंड्स ये रहते थे 11%। देखिए लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1902 में। देखिए किसके शासनकाल के समय पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था? तो ये बन चुका था अकबर के समय में। देखिए अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था? तो अफीम का व्यापार जो होता था बड़ी मात्रा में ये होता था किन राज्यों से? तो फ्रेंड्स ये बंगाल और बिहार से भी होता था ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब आ गया आपका कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सिंगापुर की आबादी किसके नेतृत्व में मिली थी? आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली थी? तो फ्रेंड्स यह मिली थी आपका ली कुआन एव के नेतृत्व में। चलिए उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 7 हो गया। चैप्टर नंबर 7 क्या है? तो यह व्यापार और भूमंडलीकरण है। देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये रेशम मार्ग से, जो सिल्क रूट था ना, इसी से होकर के होता था। देखिए पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? तो ये शहर था कौन? दिलमुन था, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सिंपल सा है, औद्योगिक क्रांति थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है ना, सूती वस्त्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार की किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो यहाँ पर देखिए 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका 18वीं शताब्दी होगा।
उसके बाद देखिएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था। देखिए प्रश्न जो है ये बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर इसका 1929 हो जाएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था। तो फ्रेंड्स यूरोप में जो हुआ था फांसीवादी नाजीवादी शासन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो मैंने बता ही दिया था 1944 में हुआ था। उसके बाद देखिए भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो फ्रेंड्स यह 1990 के दशक में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो ये हुआ था आपका यूरोपीय संघ का, ठीक है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई जो है व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो फ्रेंड्स ये लागू की गई थी अमेरिका में। ब्रसेल्स की संधि जो है ये कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये 1948 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, आईएमएफ की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये आपका 1944, अभी मैंने बताया भी था। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई थी, तो ये इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित किया था, तो अलेक्जेंड्रिया को जो है स्थापित किया था सिकंदर ने, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ने। चलिए 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये क्या था आपका जॉन पीलियस ने। पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर के उभरा, तो फ्रेंड्स ये बना था आपका 19वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न है कि 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त था, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 2 गुट में, ठीक है ना। यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया, तो ये जो ओटावा समझौता था इस पर पूछा गया है कि हस्ताक्षर करके समझौता करके, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1932 में। देखिए भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा है, तो फ्रेंड्स यह कपड़ा उद्योग रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, ठीक है ना। यह हमारा आखिरी चैप्टर है और पूरा हिस्ट्री क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था यंग इंडिया का, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ इनिबेसेंट की है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है आपको मैंने अभी बताया था लेटन ने लाया था 1878 में, और रातों रात जो पत्रिका अपनी भाषा बदल लिया था ये अमृत बाजार पत्रिका थी। चलिए 13वीं शताब्दी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो ये पहुंचाया था मार्को पोलो ने। किसने, मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, गुटेनबर्ग के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था, तो फ्रेंड्स इसने किया था बाइबल का, याद रखिएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो फ्रेंड्स ये कैक्सटन था। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह स्टेटमेंट जो है ये मार्टिन लूथर का है। देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो जो था ये कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो था ये फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी ये चाइना में हुई थी। देखिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी, तो फ्रेंड्स ये चाइना की। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो पेपर मिल की स्थापना भी कहाँ पर हुई थी, बताएंगे राइट आंसर। प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है ये जर्मनी में हुआ था। पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में समाचार पत्र का उदय किस सदी में महत्वपूर्ण विशेषता है, तो फ्रेंड्स ये आपको 19वीं सदी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए बंगाल गजट तो ये आपका पहला समाचार पत्र था, ठीक है ना, भारत का। और अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1780 में, ठीक है ना। चलिए जेम्स अगस्टस हिक्की आपको याद भी होगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र का बांग्ला में प्रकाशन किसने किया, सोम प्रकाश, बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। सोम प्रकाश। इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया था? तो देखिए इनमें से कोई नहीं मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए था, क्योंकि इंडियन मिरर जो था ना, इंडियन मिरर, ये मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता से ये पब्लिश होता था। देवेंद्र नाथ यहाँ पर होगा, अगर देवेंद्र नाथ या सुरेंद्र नाथ दिया गया, अगर देवेंद्र नाथ रहता तब राइट आंसर होता, ठीक है ना। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता से इसको पब्लिश किया था। वर्नाक्यूलर प्लस कब लाया गया था? तो बार बार मैं बता रहा हूँ, 1878 लॉर्ड लिटन ने लाया था, और 1882 में रिपन ने निरस्त किया था। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। एम एन राय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये नाम था इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन हुई कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, बंगाल में संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई थी? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1821 में। फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक करिए और इसको शेयर करिएगा।